हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365X। और आज हम हमारे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किन किन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और हम हर एक सेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। ओके, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा इन पिक्चर्स को देख लें। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ लोग कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज्ड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज हर जगह पे हमारे आसपास होती रहती हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है इन एक्टिविटीज के बारे में, हम क्या कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी क्या है, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि अच्छा, अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो तो आप इस सेक्टर में आते हो, आप फॉर इंस्टेंस कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस सेक्टर में आते हो। तो ऐसे हम इनको कर सकते हैं और इन्हीं ग्रुप्स में जो आप डिवाइड करते हैं इनको हम बोलते हैं सेक्टर्स। ओके, देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season, but for the growth of cotton plant we entirely mainly depend on natural forces like rainfall, sunshine and climate. The product of this activity is cotton is a natural product. Okay, ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, शॉर्ट में समझते हैं। बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कॉटन की कल्टीवेशन का। जब आपको कॉटन की कल्टीवेशन करनी होती है तो आपको कॉटन प्लांट पे डिपेंडेंट आप होते ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप नेचुरल फैक्टर जैसे रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं, क्लाइमेट पे डिपेंडेंट होते हैं, सनशाइन पे डिपेंडेंट होते हैं। और इन्होंने फिर एक और एग्जांपल दिए, जैसे आप डेयरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किस चीज पे, आप बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है एनिमल्स की, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। और आप उनके लिए चारा अवेलेबल है जानवरों के लिए या नहीं, अच्छे से चारा अवेलेबल है या नहीं है, उस पर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो ये द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट. Similarly, minerals and ores are also natural product. When we produce a good exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. जब हम कोई भी goods produce करते हैं किसकी हेल्प से, नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं, वो जो एक्टिविटीज आती हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सो वो अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की, हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, लैंड पे खेती कर रहे हैं, तो वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। वाई प्राइमरी? प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट बी सब्सिक्वेंटली मेड। आपने देखा प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी क्यों बोलते हैं इनको प्राइमरी? इट इज बेसिकली द बेस। ठीक है, वो बिल्डिंग का बेस होता है और उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बननी है। तो बेसिकली इसीलिए हम इनको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called as एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, याद रखेंगे। ओके, फर्स्ट सेक्टर हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर. नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर. उसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory or workshop. Example वही कॉटन का ले लेते हैं फिर से. ठीक है, कॉटन आपको नेचुरली प्रोवाइड हो गई, ठीक है, नेचर से आ गई कॉटन प्लांट के थ्रू, फाइन, बट उसको आप उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी आपको, तब आप जाके उससे कपड़ा बनाएंगे. तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट आ गया ना, जो आप फैक्ट्री में यूजुअली होगा, वो जो मैन्युफैक्चरिंग आएगा वो आ जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में. यूजिंग, ऐसे आप शुगर केन को ले लीजिए. ठीक है, आपने शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करें, तो शुगर केन तो आपका ऐसा हो गया जो आपको बाय नेचर मिल ही रहा है, बट आपको उससे शुगर बनानी है, तो वो जो आप उससे शुगर मैन्युफैक्चर करेंगे, शुगर जो बनाएंगे, वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा. और इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये सेक्टर जो है ना इंडस्ट्रीज से एसोसिएट हो गया, तो सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, एंड देन देयर इज अनदर थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज जो होता है टर्शियरी सेक्टर में फॉल करती हैं वो एक्टिविटीज. These are activities that help in the development of the primary and secondary sector. These activities by themselves do not produce a good, but they are an old or a support for the foundation process. For example, goods that are produced in the primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale or retail shops. At times, it may be necessary to store these in godowns. We also may need to take
टॉक टू पीपल ओवर टेलीफोन्स एंड सेंड लेटर्स। ओके, तो इन्होंने बेसिकली ये बताया कि टर्शरी सेक्टर जो आपका थर्ड सेक्टर है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। कम्युनिकेशन जो आप करते हैं, आपकी बैंकिंग हो गई, ठीक है, स्टोरेज, ट्रेड, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये आती हैं आपकी टर्शरी सेक्टर में। और ये एक्टिविटीज, क्योंकि ये एक्टिविटीज सर्विस को जनरेट करती हैं, इसीलिए इनको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्विक रिविजन, प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? इट इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर का होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? सर्विस सेक्टर। ओके, एंड सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज जो कि डायरेक्टली हेल्प नहीं करें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे जो आते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ओके, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब पता चल गया कि तीन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एंड नाउ इन दिस टॉपिक वी विल ट्राई टू कंपेयर द सेक्टर्स। ओके, द वेरियस प्रोडक्शन activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. Obviously बात है, ठीक है, काम हो रहा है तो वहां पे लोग इंगेज होंगे, तो यही बता रहे हैं कि अलग 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 सेक्टर्स में अलग अलग लोग इंगेज होते हैं। और अब ये देखना है कि कौन सा वाला सेक्टर जो है कितना ज्यादा प्रोडक्शन करता है और इनमें से कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। How do we count the various goods and services and know the total production in each sector? कैसे काउंट करेंगे कि भैया कौन सा वाला सेक्टर कितना प्रोडक्शन कर रहा है? With so many thousands of goods and services produced, क्योंकि इतनी सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, हमारे लिए ये इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा कि हम एक एक जगह पे जाएं और देखें कि अच्छा ये इंसान इतना प्रोड्यूस कर रहा है, ये इस जगह से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो बहुत बड़ा है हमारा कंट्री, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ऐसे काउंट करके करना। तो हम क्या करेंगे, टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज्ड रादर देन एडिंग द एक्चुअल नंबर। तो एक्चुअल नंबर को ऐड ना करके उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 किलो गेहूं उगाया जा रहा है, ठीक है, और वो कितने पे बेचा जा रहा है? 8 रुपए पर केजी पे बेचा जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी वीट की? 80,000। तो हम उस वैल्यू को ऐड कर लेंगे। उन्होंने ऐसे एक और एग्जाम्पल दे दिया है। तो किसी भी सेक्टर में कितना ज्यादा गुड्स, कितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप फाइंड आउट करेंगे थ्रू इट्स वैल्यू। ओके, रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन हैज टू बी टेकन। अच्छा, नॉट एवरी गुड or that is produced and sold need to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. इसमें जो उन्होंने यहाँ पूरा बताया है वो यही बताया है कि देखें, ऐसा नहीं है कि हर मतलब एक कोई चीज बनाई जाती है तो वैसा नहीं कि एक जगह पे बन के तैयार होगी, मार्केट तक आते आते वो कई सारे प्रोसेस से गुजरती है, तो वो हर प्रोसेस पे कितना कितना उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, आप उस चीज को काउंट नहीं करेंगे। उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो कस्टमर को कितने पैसे में मिली है आपकी, वो वैल्यू को ऐड करेंगे। इसको समझेंगे भी थोड़ा सा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जो फॉर इंस्टेंस एक फार्मर है, उसने व्हीट फ्लोर लिया ₹8 पर केजी, ठीक है, उसके बाद उसने वहां पे ग्राइंड किया, उसको बिस्किट कंपनी को बेचा, बिस्किट कंपनी की तरफ से ₹2 का उसमें वो लग गया, तो यहाँ पे ₹10 का। द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लावर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। इट सेल्स बिस्किट इन द मार्केट टू द कस्टमर फॉर ₹60, यानी ₹15 का पैकेट। शुरुआत में क्या था, ₹8 का जो आटा था वो खरीदा था हमारे फार्मर ने, लेकिन जो बिस्किट का फाइनल प्राइस था वो था ₹15 पर पैकेट। तो आप जो ऐड करेंगे ना प्रोडक्शन में पैसा, वो ₹15 ऐड करेंगे। ओके, Why are only final goods and services counted? क्यों final goods and services को काउंट करेंगे? In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. जब हमने बिस्किट बनाने की प्रोसेस को देखा तो ये जो व्हीट आ रहा है या व्हीट फ्लावर आ रहा है, ये बीच के वो आ गए, बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को हम यूज नहीं करते हैं, the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods, क्योंकि ये जो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है बिस्किट की ₹15, उसमें पहले की प्रोसेस के सारे पैसे ऐड हो चुके हैं, उसके बाद वो फाइनल वैल्यू निकल कर आई है, तो उसको बार बार ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो फाइनल वैल्यू किसी भी गुड की निकल कर आती है उसी को आप ऐड करते हैं। ओके, The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. ठीक है, वही चीज बता रहे हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की आप वैल्यू को ऐड करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में ये चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ है, टर्शरी सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ है। देख लेंगे किसमें ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है।
ओके, इन इंडिया द मैम टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, और इसी को जब हम ये करते हैं ना, सम जब करते हैं सारे प्रोडक्शन का, उसी से हमें मिलता है हमारा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री. इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. जीडीपी को हम पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जीडीपी बेसिकली क्या होता है. इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ के याद कर लें, क्योंकि कभी कभी डिफाइन द फॉलोइंग में आराम से पूछ लिया जाता है. ओके, सो नाउ वी लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स. किस सेक्टर्स में किस किस तरह के चेंजेस आए हैं, किस किस तरह से प्रोडक्शन चेंज हुआ है, कौन सा सेक्टर ज्यादा ग्रो हुआ है, कौन सा सेक्टर थोड़ा सा कम गया है, कोई ग्रो हुआ है तो किस बेसिस पे हुआ है, क्या रीजंस रहे, वी लर्न अबाउट देम. Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that are initial stages of development, primary sector was the most important activity. अच्छा, हमने जो देखी है, अब जो कंट्रीज डेवलप्ड है, हमको ये समझ आ गया जब वो इनिशियली डेवलपमेंट की राह पे थी ना, तो कौन सा वाला सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. अब जब ये हुआ कि फार्मिंग थोड़ा चेंज हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा और ज्यादा बढ़ना, प्रॉस्पर करना स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि चलो हम और एक्टिविटीज में भी थोड़ा ध्यान लगाते हैं, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स, ये बढ़ना स्टार्ट हो गए. बाइंग सेलिंग चीजों की शुरू हो गई. जब बाइंग सेलिंग शुरू हो गई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो गया. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. Over a long time, more than 100 years, and especially new methods of manufacturing were introduced. Factory scale. फैक्ट्रीज आ गई यानी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, यानी अब प्राइमरी से हम जो शिफ्ट होंगे अब वो होंगे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ. तो बेसिकली पहले लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, खूब वहां अच्छे से करी खेती बाड़ी अपनी, एंड देन व्हेन दे रियलाइज कि चलो ठीक है हमारा एग्रीकल्चर इज गोइंग गुड, उसके बाद उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, चीजों को बेचना स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन उनका अच्छा हुआ, ये सब जब चीजें बेहतर हुई और फिर फैक्ट्री स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई. और जब आपकी फैक्ट्री स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो यानी आप प्राइमरी से कहां शिफ्ट हो रहे हैं, आप सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. These people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. अब जो लोग पहले फार्म्स में वर्क करते थे, खेतों में काम कर रहे हैं, अब वो आगे फैक्ट्रीज में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको शायद वहां बेटर कंडीशंस मिल रही थी, और फॉर अ चेंज भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important. अब secondary sector जो है वो gradually बहुत ज़्यादा important हो गया. Over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed. 100-200 साल लगते हैं, ऐसे ही चेंजेस नहीं होते हैं, बट धीरे धीरे करके सेक्टर्स जो हैं चेंज होना स्टार्ट हो गए. In the past 100 years, there has been a further change from secondary to tertiary sector. अगर हम देखते हैं अपने पुराने 100 सालों में, तो हमें समझ आया कि सेकेंडरी सेक्टर से टर्चरी सेक्टर यानी सर्विस वाले सेक्टर में भी अब लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया, और काफी ज्यादा तादाद में लोग इधर आए हैं. The service sector has become the most important in terms of total production. तो अगर आप अभी की बात करते हैं कि टोटल प्रोडक्शन कौन से सेक्टर से हो रहा है, तो आंसर वुड बी टर्चरी सेक्टर. Okay, what is total production for employment in the three sectors in India? Over the years, there have been changes similar to the pattern. तो basically इससे कुछ सवाल इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, बट अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी सेक्टर में से कौन सा वाला सेक्टर ऐसा है जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, then you need to answer, you will answer that it is the tertiary sector. Okay, तो इन्होंने यहाँ एक ग्राफ के बनाया है और आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सा वाला सेक्टर कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. Graph 1 shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for the 2 years. यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 1973 to 74 एंड देन 2013 to 14. ठीक है, इसको देख लें, एंड देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे टर्चरी सेक्टर का कितना बड़ा कितनी ज्यादा तेज से वो इंक्रीज हुआ है. ओके, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्चरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. टर्चरी सेक्टर ग्रो हुआ है, क्या वजहें रही हैं, वील सी इन दिस टॉपिक. Over the 40 years between 1973 to 74 and 2014, इन जो 40 साल हैं इनके बीच में, प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज. जो प्रोडक्शन है इंक्रीज हुआ है. 40 साल इज अ लॉन्ग टाइम, तो अच्छे खासा प्रोडक्शन बढ़ा है. इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्चरी सेक्टर. लेकिन सर्विस सेक्टर में यानी टर्चरी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है. क्यों? As a result, in 2013 and 14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. क्यों बना है? इस पे अच्छे खासा बड़ा 3-5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है. इसमें बहुत सारे रीजन दिए हुए हैं, आराम से इसको लिख लें. ठीक है, फर्स्ट पहला रीजन ये है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव
फलाना ढिमका, ओके। इन्होंने बस पहला जो रीजन बताया है टर्शरी सेक्टर का इंक्रीज होने का, वो ये है कि हमें पता है कि कंट्री में अलग अलग जगहों पे हॉस्पिटल की, आपको स्कूल्स की, पोस्ट ऑफिस की, कोर्ट की, और ऑल दीज डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, इन सब की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। अब ये बेसिक सर्विसेज में आ गई, ठीक है। एक इंसान को अगर सोसाइटी में रहना है ना, तो उसको इस चीज की इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और ये सारी चीजें कौन से सेक्टर में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज को बढ़ावा दिया गया, इन सर्विसेज को और इंक्रीज किया गया, एंड ऑटोमेटिकली जब ये सर्विसेज बढ़ी तो टर्शरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ा। फर्स्ट रीजन हो गया ये, ओके। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ओके। तो इन्होंने बताया है कि जब इंडस्ट्रीज बढ़ी, ओके, या एग्रीकल्चर बेहतर हुआ, तो ऑटोमेटिकली और ज्यादा सर्विस की भी अपॉर्चुनिटीज आने लगी लोगों के पास। अब जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने लगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे पहले के दो सेक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा देने का। Third, as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, etc. और इसकी वजह से भी टर्शरी सेक्टर काफी बढ़ गया। कैसे? जब इनकम इंसान की बढ़ती है तो वो ऐशो आराम चाहता है, ठीक है। तो लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि भाई चलो बाहर खाएंगे, घूमेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। जब ये होना स्टार्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें कहाँ पे आती हैं? टर्शरी सेक्टर में आती हैं, तो टर्शरी सेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो गया। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become essential and important. Okay. चौथा रीजन टर्शरी सेक्टर का बढ़ने का ये है कि जब चीजें बढ़ी और ज्यादा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, तो कम्युनिकेशन बेटर हो गया, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, ठीक है। तो उसके बाद इसकी वजह से भी ये सब टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। सो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर की प्रोडक्शन बढ़ गया। However, you must remember that not all the service sector is growing equally well. हाँ, ये बात सही है कि सारे सेक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, but that does not mean सब सेम पेस से इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्पीड है इंक्रीज होने की, और कुछ बहुत स्लो हो रहे हैं, कुछ बहुत तेज हो रहे हैं। At one end, there are limited number of services that are employ high skilled and educated workers. At the other end, there are a very large number of okay. तो ये बता रहे हैं कि देखिए कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको हाईली एम्प्लॉयड लोग चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रेन्ड लोग चाहिए, ठीक है। एंड अदर देन दैट कुछ ऐसे लोग, ऐसी सर्विसेज होती हैं जहाँ पे एज सच आपको एज सच कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे शॉपकीपिंग अगर आप करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू रिपेयर, ट्रांसपोर्ट में अगर जाना चाहते हैं आप, सो ऑल दीज थिंग्स, इसमें बहुत ज्यादा आपको स्किल नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा हाईली यू शुडंट बी एजुकेटेड तभी आप रिक्शा चला पाएंगे या कुछ ऐसा कुछ कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about this in the next section. इस next section में हम और ध्यान से पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से टर्शरी सेक्टर में जो चीजें हैं ना वो बेहतर हुई हैं, और कहाँ कहाँ लोग एम्प्लॉय हुए हैं, कहाँ कहाँ लोगों को मिल रहा है काम। ग्राफ 2 कहाँ है हमारा? ओके, ये रहा, ऊपर है। ग्राफ 2 में यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से पहले इतना ज्यादा नहीं था, देखें, टर्शरी सेक्टर का, बट ग्रेजुअली 2013-14 का अगर आप टाइम देखेंगे ना, तो यू विल सी कि टर्शरी सेक्टर काफी इंक्रीज हुआ है। ओके, इट शोज द शेयर ऑफ द 3 सेक्शन इन जीडीपी। जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का क्या क्या वो है, क्या क्या अपनी तरफ से शेयर है, वो दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस आए हैं, वो ग्राफ में बहुत आसानी से समझ में आते हैं, वो कलरफुल से भी हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि कितनी तेजी से टर्शरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। Why did a similar shift out of the primary sector happen in the case of employment? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के केस में सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसा क्यों है कि टर्शरी सेक्टर में ही इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, बट प्राइमरी सेक्टर में इतना नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि not enough jobs were created in the secondary and tertiary sector. Even though industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, employment in the industry went up around 3 times. The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service rose around 5 times. As a result, more than the half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce where they employ less, about half of it. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइम पे ये वाले हालात है कि जितने लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा लोग वहाँ पे इंक्लूडेड हैं। अब ये भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कौन सा हालत है? वील सी नाउ।
What this means to that there are more people in the agriculture than it is necessary. क्या मतलब होता है इस चीज का कि ज्यादा लोग इंक्लूडेड हैं एक चीज में जहां पे इतने लोगों की जरूरत भी नहीं है. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, workers in the agricultural sector are underemployed. Okay, underemployed का मतलब क्या होता है? Okay, understand this. देखें, एक फील्ड है, आपको वहां पे गेहूं उगाना है. फॉर इंस्टेंस 5 लोग मिलकर आराम से गेहूं उगा सकते हैं, बेवजह पे वहां उस एक फैमिली के 10 लोग लगे हुए हैं. तो जो ये एक्स्ट्रा 5 लोग लगे हुए हैं ना, दिए इनको कहा जाएगा अंडर एम्प्लॉयड. क्यों कहा जाएगा? क्योंकि अगर ये 5 लोग को आप वहां से हटा भी देते हो ना, तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वही वो सिचुएशन होती है जब जहां पे जितने लोगों की भी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग बेवजह एम्प्लॉयड होते हैं और उनकी कोई जरूरत भी नहीं होती है. ओके, फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ ए स्मॉल फार्मर. स्मॉल फार्मर है एक लक्ष्मी. ठीक है, उनके पास 2 हेक्टेयर का अनइरिगेटेड लैंड है और वो उसमें ज्वार अरहर ये सब उगाती हैं. सारे 5 मेंबर्स हैं वो सब सेम प्लॉट पे काम करते हैं. क्यों? दे हैव नो वे एल्स टू गो. वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है और वो कहीं और नहीं जा सकते हैं. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन आइडल. सब लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसे खाली नहीं बैठा हुआ. But in actual fact, their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. अगर देखा जाए उस इतने छोटे से 2 हेक्टेयर के लैंड में इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, बट वो लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है. ठीक है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है. बट मसला ये है कि जो इतने सारे लोग लगे हुए हैं वो प्रोडक्शन तो उतना ही दे रहे हैं जितना 2 हेक्टेयर का लैंड दे सकते हैं. तो उसमें जो लोग हैं ना वो फुली एम्प्लॉयड वैसे भी नहीं है क्योंकि दे आर बेसिकली अंडर एम्प्लॉयड. दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. जहां लोगों की जरूरत ना हो फिर भी वो वहां पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. अगर आप उन लोगों को वहां से हटा दोगे ना तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके ओके, हाँ, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत ध्यान से पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. तो आपका जो ये वाला है ना अंडर एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो वो वाला हो गया कि भैया कुछ साल के कुछ महीने काम कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं. डिस्गाइज्ड क्या होता है? 5 लोग की जगह है काम करने की, बेवजह 10 लोग काम कर रहे हैं. जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है. ओके, ना सपोज अ लैंडलॉर्ड सुखराम एक लैंडलॉर्ड है सुखराम. वो आते हैं एंड ही हायर्स वन ऑफ द 2 मेंबर्स. जो लक्ष्मी के घर के 2 मेंबर्स को उन्होंने हायर कर लिया कि आओ यार तुम लोग मेरे साथ काम कर लो. लक्ष्मी's family is now able to earn some extra income. Obviously अब लक्ष्मी की फैमिली थोड़ा ज्यादा इनकम काम कर पाई. क्यों? क्योंकि 2 हेक्टेयर से तो वो कमा ही रहे हैं जो अपना निकाल पा रहे हैं. अदर देन दैट क्योंकि उनके 2 लोग बाहर चले गए, दे आर वर्किंग इन सम विद समवन एल्स, तो वो एक्स्ट्रा इनकम अपनी ला सकते हैं. Since you do not need 5 people to look after the small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. यही तो बात समझा रहे हैं कि जब आपको पता है कि 5 लोग का काम है ही नहीं, वहां पे 3 लोग भी कर सकते हैं वो काम, तो वो एक्स्ट्रा जो लोग लगे हुए हैं उनको आप कहीं और लगा दोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा. ओके ओके, हाँ, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. ये हमें पता है कि लक्ष्मी की तरह बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं इंडिया में जो कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है. This means that even if we remove a lot of people from agriculture sector and provide them with proper work elsewhere, agriculture production will not suffer. इसका मतलब हमें ये समझ आ गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बेवजह घुसे हुए हैं क्योंकि या तो उनको कोई स्किल का प्रॉब्लम है, नहीं आता है कुछ और, ठीक है, या उनको कोई और काम मिल नहीं पा रहा है या कोई दे नहीं रहा है. अगर आप उन लोग को निकाल के उनको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन देके कहीं और लगाएंगे, किसी और सेक्टर में लगा देंगे ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां ऑलरेडी वो लोग एक्स्ट्रा ही लगे हुए थे, वो लोग एज सच कोई प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे. हाँ जी, this underemployment can also happen in other sectors. For example, there are thousands of casual workers in the service sector. अच्छा, ये वाला केस जो है ना सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का नहीं है, बाकी सेक्टर्स में भी ऐसा हो सकता है, कहीं भी ऐसा हो सकता है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं भी हो सकता है. आप 2 लोग का काम है, 10 लोग को बेवजह लगा दो, हो गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. तो ऐसा नहीं है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है. ठीक है, ओके, हाँ जी. फिर है सिमिलरली वी सी अदर पीपल एट द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल. दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो बेसिकली जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आया है ना अंडर एम्प्लॉयमेंट का, ये इसीलिए आया क्योंकि लोगों को कोई और काम नहीं मिल रहा है, तो वो बस बेचारे लगे हुए हैं, जबकि वो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, बट वो फिर भी लगे हुए हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी अदर वर्क टू डू. ओके, सो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. अब समझ में आ गया बेरोजगारी है, अब एम्प्लॉयमेंट लाएंगे कैसे, रोजगार प्रोवाइड कैसे करेंगे लोगों को. वील सी इन दिस टॉपिक. फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर आर continues to be considerable
under employment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways, किस तरह से उन लोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, employment को produce कर सकते हैं. टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, फिर से लक्ष्मी के केस पे पहुंच जाते हैं. इनके पास 2 हेक्टेयर्स का लैंड था, ठीक है. उनका जो लैंड है काफी अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है. तो गवर्नमेंट जो है कैन स्पेंड, क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कुछ मनी बैंक पे और इन सब पे थोड़ा सा स्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट. और ऐसे लोगों को जिनको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, या उनके पास उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए या पेस्टिसाइड्स चाहिए, उनको लोन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट. या उनके लिए उनके गाँव में ही एक कुआं खुदवा सकती है फॉर फॉर देयर कन्वीनियंस. So Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. अब वो बेचारी के पास इतना पैसा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वो एक ही बेचारी पूरे साल में जो है ना वो कर पाती हैं, क्रॉप उगा पाती हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उनके गांव में फॉर इंस्टेंस कुआं अच्छे से खुदवा दिया, या उनको लोन के जरिए पैसे दिलवा दे कि वो इरिगेशन अफोर्ड कर पाए अपने लैंड के लिए, तो क्या होगा, वो दूसरे सीजन में कोई और क्रॉप भी उगा सकती हैं. उससे क्या होगा, उससे ऑटोमेटिकली उनकी कंडीशन तो बेहतर होगी और कहीं ना कहीं कंट्री के प्रोडक्शन में भी वो ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी. ओके, let us suppose that 1 hectare of wheat can produce employment for 2 people in 50 days. अगर सपोज करते हैं कि 1 हेक्टेयर का लैंड है, उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, 50 दिन के लिए मिल रहा है 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead a lot of employment generations within the agriculture sector and itself reducing the problem of underemployment. बस बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पे लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, अगर आप उनको वहां से हटा के कोई और एक्टिविटी गवर्नमेंट स्टार्ट करवा दी है, डैम बनवाना स्टार्ट करवा देती है, या फिर वो कुछ भी नया स्टार्ट करवा देती है, तो उससे क्या होगा, उससे अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो ये प्रॉब्लम है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before. They would also need to sell some for this they have been required. Okay, तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि अब मान लें लक्ष्मी की कंडीशन बेहतर हो गई, मान लें, ठीक है, होगी बेहतर. अब वो बेहतर ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रही है, उनके पास ज्यादा चीजें आ रही है, अब सरप्लस भी बचेगा. अपना खाने के बाद जो वो बच रहा है उसको वो बेच भी सकती हैं आराम से, है ना. तो जब वो बेचेंगी तो वो आराम से बाहर जाके वो आराम से बेच भी सकती हैं. और अगर उनको बेचने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी. अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बेहतर कर देती है, स्टोरेज के लिए बेहतर बना देती है कुछ कंडीशंस, ठीक है, रोड्स अच्छी कर देती है, मिनी ट्रक्स प्रोवाइड कर सकती है, तो ये लोग जो है ना, जो इस टाइम पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ये लोग अपनी कंडीशंस को बेहतर कर सकते हैं. लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन. लक्ष्मी की जो जरूरत है वो सिर्फ पानी नहीं है, उसको फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत है, उसको इक्विपमेंट्स की भी जरूरत है, उसको और भी चीजों की जरूरत है. बट क्योंकि वो एक पुअर फार्मर है, शी कैन नॉट अफोर्ड ऑल ऑफ दीज, वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं. सो शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स. अब हमें पता है भाई मनी लेंडर्स इतने अच्छे नहीं होते कि बेटा आओ पैसे लेके जाओ. उनके साथ मसला ये होता है, आप उनके पास जाएंगे, दे विल चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट. जब वो पैसे अपने वापस मांगेंगे ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो उससे क्या होता है, इन छोटे छोटे फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो अगर गवर्नमेंट बैंक की तरफ से लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है इन लोगों को, तो इट वुड बी बेटर फॉर दी स्मॉल फार्मर्स टू गेट बेटर. इफ द लोकल बैंक गिव हर क्रेडिट, अगर लोकल बैंक उनको प्रॉपर क्रेडिट दे देती है, लोन दे देती है, तो वो आराम से जो उनको फर्टिलाइजर्स की मैंने उन लोग को मतलब और पानी वानी के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी वो आराम से खरीद सकती हैं. ओके, अंदर एक और तरीका है जिससे हम जो है इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, वो है टू आइडेंटिफाई, प्रमोट and locate industries and services in the semi-rural areas where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea. Setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities is one such example. Opening a cold storage could give an opportunity. Okay, तो basically यही वाली बात बोल रहे हैं कि अगर जो है ना, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, वो प्रमोट कर सकती है लोकल इंडस्ट्रीज को, वहां पे बढ़ावा दे, लोकल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करवा सकती है. तो उससे इन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी. अगर कोल्ड स्टोरेज खुलवा देती है तो भी बहुत आसानी हो जाएगी फार्मर्स के लिए कि वो जो अपने ग्रेन्स हैं उनका एक्स्ट्रा जो है, जो कभी खराब हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो वो उसको स्टोर कर सकती हैं आराम से. तो और ऐसे ही वो अपनी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनकी, जैसे पटेटोज हो गए, अनियंस हो गए, इन सबको भी वो आराम से स्टोर कर सकते हैं और जो बाद में वो कभी भी बेच सकते हैं. ओके, so do you know in India that about 60% of population belong to the age group of 5 to 29 years. तो बेसिकली उन्होंने एक फैक्ट बताया कि 60% लोग जो है इंडिया में वो 5 साल से लेके
29 साल के बीच में आते हैं। आउट ऑफ विच दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भैया इतने मतलब जो आपका लिटरेसी रेट है इंडिया का वो काफी कम है। जो बाकी लोग हैं जो भी हैं वो या तो घर पे बैठे हुए हैं या वो एज अ चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे हैं। If these children are to attend schools, we will require more buildings, more teachers and other staff. A study conducted by the Earthwell Planning Commission, अच्छा एक प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, उसके हिसाब से ये था कि 20 लाख जॉब can be created in the educational sectors alone. Similarly, if we are to improve the health situations, we need to have more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. There are some ways by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspect of development talked about the chapter 1. जो chapter 1 में हमें पूरा development का concept समझा था ना, उससे क्या होगा कि अगर हम लोगों को और ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर देते हैं और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे ये होगा कि जॉब्स क्रिएट होंगी और जो डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Every state or religion has potential for increasing the income or employment for people in that area. It could be tourism or regional craft. हर स्टेट और हर रीजन के पास ये पोटेंशियल है कि वो अपनी इनकम और अपना एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए बढ़ा सकती है। We must realize that some of the work suggestions discussed above would take a long time to implement. For the short time, we need some quick measures. Recognizing this, the central government in India made a law implementing right to work. Okay, हमें ये समझ आ गया है, गवर्नमेंट को भी ये समझ आ गया था कि भाई बहुत ज़रूरत है कि हमें जो है ना कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करें। ये छोटे छोटे काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो। तो उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया था, दैट इज राइट टू वर्क। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसमें 625 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया में इन्होंने ये लॉ को इम्प्लीमेंट किया था। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, नाम सुना होगा। 2005 में ये स्कीम आई थी। इसके हिसाब से क्या था, इसके हिसाब से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम दिया जाएगा, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो 100 डेज इज मतलब अगर मनरेगा से कुछ याद रखना है तो 100 डेज याद रखिएगा, एक पॉइंट अच्छे से लिख कर आएंगे, मार्क्स मिलेगा आराम से। ओके, If the government fails its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. और हाँ, ये वाली बात भी इसमें लिख कर आएंगे कि अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया ना 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, अगर वो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो वो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको क्या देगा, उसको कुछ ना कुछ अलाउंस देगी अपनी तरफ से गवर्नमेंट। This type of work that would in future help to increase the production from land will be given under the act. Okay, इस एक्ट में उन्होंने ये बताया है। ओके, अब एक टॉपिक आता है आपका डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब सेक्टर्स को थोड़ा डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे, क्या वो ऑर्गेनाइज्ड हैं या वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ओके, कुछ एक्टिविटीज उन्होंने दिखाई हैं यहाँ पे, कांता की है और कमल की है। कांता जो है वो एक ऑफिस में वर्क करती हैं, वो 9:30 से 5:30 तक ऑफिस में जाती हैं, उनको अपनी सैलरी टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। उनको कुछ अलग से फंड्स भी मिल जाते हैं, उनको मेडिकल और सर्विसेज भी मिल जाती हैं अपनी कंपनी की तरफ से। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, वो आराम से फ्री घूम रहती है घर पे, उनकी पेड हॉलीडे होती है। When she joined work, she was given an opportunity letter stating all the terms and conditions of work. जब उन्होंने काम अपना ज्वाइन किया था तो उनको एक प्रॉपर लेटर्स मिला था, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी उसमें कि भाई ऐसे 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 रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज काफी सुनने में ही बहुत ऑर्गेनाइज ही लग रही है। तो जो कांता की जॉब है ना, दिस विल कम अंडर ऑर्गेनाइज्ड वन। ओके, अब कमल की बात करते हैं। जो कमल है वो कांता की नेबर हैं, ठीक है। वो क्या है, वो एक डेली वेज लेबरर है। वो कहाँ पे, एक ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं। वो शॉप पे जाते हैं 7:30 बजे, रात के 8 बजे वापस आते हैं। उनको कोई और एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते हैं, उनको ऐसा कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, नो छुट्टी नथिंग। और उनका जो है ना नॉर ही वो कोई उनको फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया गया था कि हाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं या ऐसा कुछ। तो उनका ये वो कभी भी काम से निकाले जा सकते हैं। तो इनका सुनने में ही बहुत अटपटा लग रहा है, तो हम इसको अंडर लाएंगे अनऑर्गेनाइज में। ओके, Kanta works in an organized sector. Organized sector cover those enterprises or places of work where the terms and employment are regular and therefore people have assured work. Organized जो sector है उनमें वो jobs आती हैं जहाँ पे एक इंसान को पता होता है, एक अश्योरिटी होती है कि भाई काम है, इट इज नो ऐसे ही नहीं जाने वाला है। ओके, और वो रजिस्टर्ड होती हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होते हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करते हैं, ठीक है। वेर एज जो हमारे कमल है उनका जो काम है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको सिक्योरिटी होती है अपनी जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की। ओके, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। ऐसा नहीं कि उनको बस जानवर की तरह काम कराए जा रहे हैं, दे उनके फिक्स्ड होते हैं कि इतने से इतना काम करेंगे उसके बाद यू कैन गो। तो उनके साथ काफी ज्यादा
बेहतर कंडीशंस होती हैं उनकी, ठीक है। उनको पेड भी किया जाता है, अगर वो ओवर टाइम करें तो उनको पे भी किया जाता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ठीक है। और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिलती हैं, पेमेंट मिलता है ड्यूरिंग हॉलीडेज, संडे का फ्री मिल रहा है ना उनको। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा मेडिकल सर्विसेज के लिए भी हेल्प मिल रही है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड ऑल लॉज के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करते हैं कमल की, तो कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं कैसे? क्योंकि हाँ जी, क्योंकि उनकी जो जॉब है ना उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। उनको कभी भी जा सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है। उनकी जो जॉब है वो काफी लो पेमेंट है। उनकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, नो लीव, मतलब आप बीमार हो, आप परेशान हो, आपको कहीं जाना है, उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, ओके। एम्प्लॉयमेंट उनका बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है एंड पीपल उनको कभी भी बोला जा सकता है कि भाई छोड़ के जाओ। When there is less work such as during some season, some people may be asked to leave। अगर मान लो ऐसा होता है ग्रोसरी शॉप उनको समझ में आया कि भैया बहुत ही खराब चल रही है, अभी इतने अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो हो सकता है जो ओनर है उनको लगे कि इसको हमें सैलरी देना थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कहते हैं कि भाई तुम जाओ कोई बात नहीं। तो उनको बेसिकली कोई भी सिक्योरिटी नहीं है अपनी जॉब से रिलेटेड। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द whims and a lot also depends on the whims of the employer. This sector includes a large number of people who are employed on their own doing jobs such as selling on the street। फिर ये होता है कि ये बेचारे लोग को काम नहीं मिलता है, तो ये लोग अपना कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज समझ में आ गया। ऑर्गेनाइज में आपको सिक्योरिटी होती है जॉब की, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होते हैं, आपकी आपको पता होता है कि भैया इतने से इतना काम करते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम कर रहे होते हैं। आप जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं वो कहीं ना रजिस्टर्ड होती है। तो ये सब चीजें जो है ना ऑर्गेनाइज में आती हैं। और वाइस वर्सा जो अंडर आपका जो अनऑर्गेनाइज है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, कभी भी आपको निकाला जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा आपको फंड्स नहीं मिलते हैं, कोई छुट्टी नहीं मिलती है, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके। So this was all about our chapter। हाँ हो गया खत। This was all about our chapter। और अगर कुछ भी I'm sure समझ आ गया होगा, आसान था, nothing difficult, बट थोड़ा सा बड़ा था। अगर कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास। डाउट क्लास को प्लीज अटेंड किया करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टे कनेक्टेड विद 365x। और भी लोगों को साथ में जोड़ें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।